इस वक्त हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। आई एम एक्साइटेड। मौसम साफ है, आप दोनों यहाँ से स्काई डाइविंग के लिए कूद सकते हैं। एंजॉय योर डाइव सर। हेलो हेलो हेलो। I can hear you. या आई कैन हियर यू। सोनाली, जब भी मैं कूदने जाता हूँ ना स्काई डाइविंग के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुदगुदी, बटरफ्लाइज। मालूम है आलोक, पर मजा भी तो बहुत आता है तुम्हें। यस। मैं तो पागल हो रही थी इस दिन के लिए। बस थोड़े सेकंड्स और फिर मैं और तुम आसमान में होंगे। ठीक है, तो फिर नीचे मिलते हैं। बाय। सोनाली, मजा आ रहा है ना? पैराशूट खोलो, हम 5,000 फीट पर हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी जोर से चिल्लाया था। अरे कोई है! अरे क्या? भैया अरे कोई है! अरे गिर गया रे! ये क्या हो गया इसे? अरे अरे ऊपर से गिरा ये और लगता है कि बचना इसका मुश्किल है। ए मैडम जी, ये आपके साथ है क्या? आलोक, तुमने पैराशूट क्यों नहीं खोला? आलोक, आलोक, आइए आप लोग चलिए साइड में। सोनाली। तो मैं हूँ सोनाली, मैंने ही आपको कॉल किया था। और सर ये आलोक की वाइफ है पायल। क्या ये हुआ कैसे ये सब? सर मैं और आलोक स्काई डाइविंग कर रहे थे और फिर आलोक मुझे इस हालत में मिला।
चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसने अपना पैराशूट भी नहीं खोला है। सर किसी ने पीठ पे गोली मारी है। आलोक को पीठ पर गोली मारी है। क्या गोली? सर ऐसा कैसे हो सकता है? जंप करने के बाद आलोक मुझसे बात कर रहा था सर। आपका मतलब आप दोनों जब हवा में थे तब? हाँ सर, हम लोग बात कर रहे थे और फिर अचानक आलोक बहुत जोर से चीखा और फिर उसने बात करना बंद कर दिया। अच्छा, ये हेलमेट पे जो कैमरा लगा है इसे रिकॉर्डिंग हो रही थी ना? हाँ सर। तो दिखाइए। तो मेरी और आलोक की रिकॉर्डिंग है सर। सोनाली, मजा आ रहा है ना? पैराशूट खोलो, हम 5000 फीट पर हैं। हवा में जंप करने के करीब 15 सेकंड के बाद ये आलोक चीखा था। मतलब हवा में किसी ने गोली चलाई उस पे, इसकी वजह से पैराशूट नहीं खोल पाया होगा। आप लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे? साहब मैं तो अपने काम से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि वो आदमी ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ साहब, हम लोग भागकर इसे देखने पहुंचे, तब तक पीछे से मैडम चली आई। आप दोनों कहाँ रहते हो? यही सर, सामने वाले गांव में। तो जब आप लोग यहाँ पर आए, आपने किसी को देखा यहाँ पे? साहब कोई नहीं था, हम ही लोग सबसे पहले आए उनकी आवाज सुनकर। तो गोली इसे मारी कहाँ से गई होगी? सर गोली तो जमीन से ही मारी होगी सर। अरे यार, पीठ पे गोली लगी है, जमीन से कैसे मार दी होगी? सर ऊपर हवा में गोते लगा रहा था, किसी ने नीचे से गोली मारी होगी। नहीं फ्रेडी, नीचे से इतना ऊपर गोली चलाना नामुमकिन है। हो सकता है ऊपर से ही किसी ने, ऊपर तो ये दोनों थे या फिर प्लेन था। प्लेन से गोली चली है क्या? पाउडर बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हड्डियों में कुछ काला है। क्या रात भर सोया नहीं क्या है? नहीं, पाउडर बन जाना चाहिए, हड्डियों में काला है। अबे दाल में काला होता है। मालूम है दाल में काला होता है, लेकिन यहाँ हड्डियों में काला है। देखो देखो, जितनी ऊंचाई से आलोक गिरा है उसकी वजह से तो उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। हड्डियों का पाउडर? अरे मतलब यार, जितनी ऊंचाई से गिरा है इस हिसाब से तो उसकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने चाहिए थे ना, चूरा बन जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखो, मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है बस, ये देखो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद मामूली सा फ्रैक्चर, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक। जिस हिसाब से इसके शरीर के बाकी हिस्सों पर चोटें आई हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये बहुत ऊंचाई से गिरा है। लेकिन हड्डियां कुछ और ही कहानी कह रही है। देखो असलियत क्या है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो सर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पता चला है कि उस वक्त उस एरिया में एक ही प्लेन था जिसमें आलोक और सोनाली थे, दूसरा कोई प्लेन नहीं था। सोनाली ने हमें बताया कि उन्होंने जंप लगाई थी 15,000 फीट की ऊंचाई से। आलोक ने पहले जंप मारी और सोनाली ने उसके बाद में। और 1,000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद सोनाली ने आलोक की चीख सुनी। एग्जैक्टली। दया, 1000 फीट पर तो आलोक का पैराशूट खुलना ही चाहिए था, लेकिन नहीं खोला। सोनाली ने अपना पैराशूट 5000 फीट की ऊंचाई पर खोला था। बॉस, आलोक को पीछे से गोली मारी गई। गोली उसकी पीठ में जाकर के घुसी और गोली ऊंचाई से मारी गई है। इसका मतलब आलोक से गोली मारने वाला ऊंचाई पर रहा होगा, और ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल? क्यों सालूंके साहब? देखो, इतनी ऊंचाई पर हवा का इतना जबरदस्त प्रेशर, टारगेट भी आपका बराबर हिल रहा है, और ऐसे में कोई इतना सटीक, इतना परफेक्ट निशाना लगा ले, आई डोंट थिंक, इट्स इम्पॉसिबल। सर, ये भी हो सकता है कि वो कोई प्रोफेशनल हो,
निशाना लगाने में माहिर। हो सकता है कि खूनी ने जब आलोक लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था तब ऊपर से गोली चलाई और शायद उसी की वजह से आलोक अपना पैराशूट खोल नहीं पाया। गड़बड़ है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर हमें नहीं पता कि जंप करने के बाद क्या हुआ था। देखिए, आलोक पे किसी ने पीछे से गोली मारी है, तो हमें ऐसा लगता है कि गोली चलाने वाला आपके प्लेन में ही मौजूद था। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कॉकपिट के बाहर ही नहीं निकला। और आप? सर मैं थोड़ी देर के लिए कॉकपिट के बाहर गया था, लेकिन जल्दी ही वापस आ गया था और आलोक पर हम लोगों ने गोली नहीं चलाई। आप दोनों के अलावा प्लेन में कोई और भी था? हाँ, स्काई डाइविंग टीम का एक आदमी था, रवि। रवि? कहाँ है रवि? सर वो आज नहीं आया। उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? यस सर। फ्रेडी पंकज, एड्रेस ले लो और रवि को लेके आओ। तब तक हम लोग जरा ये प्लेन चेक करते हैं। कहाँ पे है? इस तरफ आइए सर। ये सर। पैराशूट? यानी कोई था स्काई डाइविंग के लिए जो कूदा नहीं। पैराशूट किसके लिए रखा था? ये आलोक जी की वाइफ पायल के लिए था। वो भी स्काई डाइविंग के लिए आने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों किया ये नहीं पता। इसके बारे में तो पायल ने हम लोगों से कुछ बताया नहीं। छुपा रही है ये पायल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब भी निकलो तुरंत। आऊंगी मैं और 1000 बार आऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम लोग लड़ना बंद करोगे प्लीज? एक्सक्यूज मी, क्या ये आलोक का घर है? जी। आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। आलोक की पत्नी से बात करनी है, कुछ पूछताछ करनी है। बुलाइए उन्हें। जी, ये आलोक की पहली पत्नी, आई मीन एक्स वाइफ, रीमा नाम है इनका। ओह, मतलब पायल दूसरी पत्नी है। पायल जी यहीं रहती है? जी, यहाँ सिर्फ पायल रहती है, ये नहीं। और पता नहीं ये यहाँ क्यों आई है। इसे तो किसी ने बुलाया तक नहीं। बुलाया? ये घर आज भी मेरा है। इस घर की चाबियां मेरे पास भी हैं। मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ। अच्छा, तो मेरे भाई के मरने के बाद तुम यहाँ हक जताने आई हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। एक मिनट। आप कौन है? मैं सर मैं बताती हूँ। ये आलोक का बिजनेस पार्टनर शेखर है। और तुम इस वक्त इस घर में क्या कर रहे हो उसकी बहन के साथ? रीमा जस्ट शट अप। क्या बकवास कर रही हो यार तुम? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम स्मार्ट बन रहे हो, समझे? और सर मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने मिलकर ही कहीं आलोक को रास्ते से तो नहीं हटा दिया। हाउ डेयर यू, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? हाँ, अरे कैसे छू सकती हो मुझे? ओह माय गॉड, पायल भाभी ऊपर है। पायल ऊपर है? पायल? सर जिंदा है, हाथ में गोली लगी। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, ये खूनी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इधर तो कोई भी नहीं है। तुम पर गोली किसने चलाई? कौन था वो? पता नहीं, उसने मास्क पहन रखा था। पायल भाभी। I don't know. सर, लगता है निकल गया सर। सर यहाँ पे जूतों के निशान है। ये
खिड़की से आया, गोली मारी और निकल गया। हाँ, पहले उसने आलोक को मार डाला और अब उसकी पत्नी को मारना चाहता है। पायल, तुम आलोक के साथ उस प्लेन में जाने वाली थी ना, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम उस प्लेन में नहीं गई? प्लेन में जाने से पहले मेरा और आलोक का झगड़ा हो गया और मैं उससे इतनी नाराज हो गई कि मैं प्लेन में नहीं गई। सर, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी आलोक, आई एम सॉरी। देखो पायल, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हमारी ये ऑफिसर पूर्वी तुम्हारे साथ कायम रहेगी। अच्छा, ये देखिए, दूसरी गोली मिस होकर यहाँ दीवार पे लगी है। अब पता चलेगा ये गोली किसकी बंदूक से चली है। हेलो तारिका जी। हेलो। हो गया? हाँ। हेलो। अरे मैं आपको भी हेलो बोलने वाला था। आप दिखे नहीं। अच्छा। ये पैराशूट जो आलोक ने पहन रखा था, इसे हमने चेक किया। ये पैराशूट दिखने में ऐसा लगता है कि इसे फ्लाई किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ये फ्लाइंग पैराशूट नहीं है। ये ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए बनाया गया पैराशूट है, ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए। ये देखो। इसलिए सर, अगर ये पैराशूट खुल भी जाता ना तो भी आलोक बचता नहीं। तो फिर आलोक ने ऐसा पैराशूट पहना ही क्यों और डाइव क्यों मारी? मतलब सर, अगर आलोक गोली से नहीं मरता तो नीचे गिर के मर जाता। किसी ने आलोक का पैराशूट बदल दिया। अगर उसे गोली से ही मारना था तो पैराशूट क्यों बदला? क्या कोई और भी था उस प्लेन में? एक बात और बस, आलोक जिस गोली से मारा गया है वो गोली और पायल को जो गोली लगी है वो गोली, दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चलाई गई है। क्या? तो आलोक का खूनी और पायल पे हमला करने वाला कोई एक ही आदमी है सर? वैसे आलोक और पायल की मौत से फायदा किसको हो सकता है? कौन हो सकता है खूनी? सर, आलोक की एक्स वाइफ रीमा प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर सकती है, और उसकी बहन मीरा। शेखर और मीरा का अफेयर भी है। हाँ सर, ये दोनों ही आलोक को मारना चाहते हो। मीरा, शेखर, रीमा, हाँ, इन तीनों में से भी किसी ने गोली चलाई होगी। और तो और रवि भी तो था प्लेन में, और फिर पायल को किसी आदमी ने ही मारा है, तो हो सकता है ये रवि ही हो। सर, रवि अपने घर पे नहीं है, उसकी वाइफ भी गायब है। और सर, पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रवि का गांव मुंबई से दूर सतनवाड़ी में। ये रवि जहां भी हो, पता लगाओ उसका, वही हमें बता सकता है कि उस प्लेन में क्या हुआ था। यही है रवि का घर, बस घर पे मिल जाए वो। जी, हम लोग सीआईडी से। आप कौन है और अब रवि कहाँ है? जी मैं उनकी पत्नी हूँ। रवि यहाँ पर भी नहीं है। मुंबई से मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। कहाँ सकता है वो? मुझे पता था वो एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। एक औरत हो तो बताओ, कई औरतों के साथ उसके चक्कर थे। भाग गया होगा उन्हीं किसी के साथ।
लेकिन वो कह रहा था बहुत जल्द उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। अच्छा, तो कब आखिरी बार कब मिले थे आप उससे? मुंबई में 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? कल तो वो प्लेन में ड्यूटी कर रहा था, घर वापस नहीं आया? ड्यूटी पे? लेकिन वो ड्यूटी पे कैसे जा सकता है? उसका सारा स्काई डाइविंग का सामान तो घर पे है और उसके बिना वो कैसे जा सकता है? अगर स्काई डाइविंग का सारा सामान घर पे है तो फिर प्लेन में कौन था? प्लेन में रवि था या कोई और? आप लोगों ने बताया था कि प्लेन में रवि था आपके साथ, तो रवि को आपने प्लेन में देखा था? I mean, उसका चेहरा देखा था आपने? एक्चुअली सर, उसने हेलमेट पहन के रखा हुआ था। जब आलोक और सोनाली को प्लेन से बाहर कूदना था, तो फिर ये रवि प्लेन के अंदर हेलमेट पहन के क्यों बैठा था? चेहरा छुपा रहा था कहीं? ऐसा तो नहीं जिसे हम लोग रवि समझ रहे हैं वो रवि हो ही ना? मतलब हेलमेट पहने हुए रवि ने कोई और था? हो सकता है। अपने सारे स्टाफ को बुलाइए जरा यहाँ पे। यस सर। उस वक्त रवि की जगह पे कोई दूसरा आदमी था प्लेन में, जिसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था। और वो आदमी आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कौन है वो आदमी? स्काई डाइविंग के बारे में उसे सब कुछ पता था, क्योंकि आलोक और सोनाली को उसने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। सर, मैं उस वक्त नीचे था सर। प्लेन में जाने से पहले मैं सभी ड्राइवर्स को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, बस। ऐसा कोई आदमी है जो अभी यहाँ पर नहीं है, गायब है? हाँ? ऐसा कोई? हाँ सर, विवेक है। और कल मैंने उसे यहाँ देखा भी था, लेकिन अचानक फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया था। इस वक्त ये विवेक कहाँ हो सकता है? सर, अभी उसे थोड़ी देर पहले मैंने उधर देखा था। बहुत जल्दी में? हैं? कहाँ जा रहा था? सर मुझे छोड़ दो सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं किया तो हमें देख के भाग क्यों रहे थे? हाँ? ट्रेन में रवि की जगह तुम गए थे ना? सर मुझे रवि का ही कॉल आया था और उसने कहा था कि उसकी जगह प्लेन में मैं चला जाऊं। अच्छा, और तुमने ये बात किसी को बताई नहीं? सर रवि ने इसके लिए मुझे पैसे दिए थे, पर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे खून के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी उंगली पे क्या हुआ? सर ये फ्रैक्चर हुआ था। अभिजीत, उंगली पे फ्रैक्चर है तो ऊपर निशाना लगाना इतना आसान नहीं है। अगर रवि वहां नहीं था और इसकी उंगली में फ्रैक्चर है, तो फिर आलोक को गोली मारी किसने? हो सकता है ये सोनाली हमसे कुछ छुपा रही है। सोनाली? उसको बुलाते हैं। सोनाली, तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने? हाँ। सब मैंने क्या झूठ बोला? तुमने आलोक का खून किया है। नहीं सब, मैंने आलोक का खून नहीं किया। सब मैं आलोक को क्यों मारूंगी? तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसे मारकर मुझे क्या मिल गया? ये ट्रेनिंग पैराशूट है जिसे आलोक ने पहना था। ये फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। किसी ने उसके फ्लाइंग पैराशूट को बदलकर ये ट्रेनिंग पैराशूट रखा, और नसीब देखो, आपने तो फ्लाइंग पैराशूट पहन लिया और आलोक ये ट्रेनिंग पैराशूट पहनकर नीचे कूदा। वाह, तुमने बदला वो पैराशूट? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद चेक किया था, दोनों फ्लाइंग पैराशूट्स थे। सोनाली, आलोक ने डाइविंग के वक्त फ्लाइंग पैराशूट पहना था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तब उसने पहना था ट्रेनिंग पैराशूट।
जिससे डाइव नहीं मारा जाता, समझे? तो क्या हवा में पैराशूट बदल गए? सब मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ। ये भी तो हो सकता है कि आलोक ने फ्लाइंग पैराशूट पहना था, लेकिन उसके अंदर एक गन फिट की गई थी जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, और उसी गन से आलोक को हवा में मार दिया गया। और जैसे ही लाश नीचे गिरी, किसी ने उस फ्लाइंग पैराशूट को बदलकर ये ट्रेनिंग पैराशूट वहां पे रख दिया, ताकि उस पर फिट की गई वो गन हमारे हाथ न लग सके। एक बात बताओ, ये आलोक की लाश के पास पहले कौन पहुंचा था? हा? कौन पहुंचा था? सर 2 गांव वाले थे। आलोक की लाश देखकर उन्होंने ही शोर मचाया था और फिर मैं वहां पहुंची। 2 लोग, 2 गांव वाले। अरे सुनो भाईजान जी, इन दोनों को देखा है यहाँ पे? नहीं, उनसे पूछिए। अरे भाईजान, इन दोनों को देखा है यहाँ गांव में? कौन है ये साहब? इस गांव के रहने वाले? नहीं साहब, इन दोनों को तो हमने कभी इस गांव में नहीं देखा। हम तो सभी लोगों को जानते हैं गांव के, इन्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। थैंक यू। दोनों इस गांव के नहीं हैं, मतलब ये दोनों इस पूरी साजिश में शामिल थे। जिसने आलोक का खून किया उसी ने भेजा होगा इनको। है कौन वो? ये आलोक के परिवार में से कोई हो सकता है। पैसे वाला था ये आलोक, किसी न किसी को लालच आ गया होगा, और लालच रिश्ते नहीं देखती। जरा गौर से देखो इन दोनों स्केचेस को और बताओ, क्या आप में से किसी ने इन्हें देखा है? क्या पहचानते हो इन्हें? सर, इन्हें तो कभी देखा भी नहीं। कौन है ये? इन दोनों का हाथ है आलोक की हत्या में। ये लोग खूनी को जानते हैं। कौन है खूनी? है कोई आलोक का रिश्तेदार, कोई करीबी, पड़ोसी, दोस्त। क्या ऑफिसर, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हम सब आलोक की फैमिली हैं और आप हम पर ही इशारा कर रहे हैं। और सर, हम लोग भला आलोक की हत्या क्यों करेंगे? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। मैं और ये बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैम, आप कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकती मतलब? आपके पास कोई सबूत नहीं है और मैं यहाँ खड़े रहकर आपको सुनती रहूं बस? आपको अभी जवाब देते हैं, सबूत के साथ। तुम इधर आओ। क्या जानते हो उन दोनों के बारे में? हाँ? क्या जानते हो इनके बारे में? अरे भाई, जो कुछ जानते हो बता दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे? बता दो। मैंने इनको देखा था कुछ दिन पहले ही। आलोक सर के वो क्या कहते हैं, वो पानी के ऊपर जो चलता है वो यॉट। जी जी सर, योट। इनको मैंने कुछ दिन पहले आलोक सर की योट के पास देखा था। क्या आप में से कोई था उस यॉट पर जिसने इन्हें देखा था? जी नहीं, और पता नहीं ये कब की बात है। साहब, ये सब लोग उस वक्त वहीं मौजूद थे।
क्योंकि वहां पार्टी चल रही थी। क्यों मीरा जी? हो हाँ, अभी जस्ट याद आया। उस दिन एक पार्टी थी और बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हाँ सर, अब उस दिन उस पार्टी में मैं भी था, काफी लोग आए हुए थे। अब उस पार्टी में ये 2 लोग भी आए रहे होंगे तो सर याद रखना थोड़ा मुश्किल। हाँ, इस आलोक की यॉट पर जाके देखना होगा, जरूर इन दोनों के बारे में कुछ तो पता चल ही जाएगा। तो ये है आलोक की यॉट, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर, इस यॉट में तो कुछ नहीं है। ये मेडिकल रिपोर्ट देखी तो वही बीमारी है जिसमें हड्डियां कड़क हो जाती है। डॉक्टर सालुकर ने बताया था। जितनी ऊंचाई से आलोक गिरा है उसकी वजह से तो उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। हड्डियों का पाउडर? मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है बस, ये देखो। हेलो डॉक्टर साहब, हमें यहाँ एक मेडिकल फाइल मिली है जिसमें हड्डियों की बीमारी लिखी है, ऑस्टियोपेट्रोसिस। ये वही बीमारी है ना जो आलोक को थी, जिसकी वजह से हड्डियां कड़क हो गई थी और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ज्यादा डैमेज नहीं हुई थी हड्डियां, हैं? हाँ अभिजीत, ये वही बीमारी है। ओके ओके, थैंक यू सर। और इस पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा था इस खूनी ने। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या? तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूं। थैंक यू। थैंक यू। फायर! राइट! गन हमें दे दो। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बना के भागी थी? मैंने तुम्हें भागने दिया था। हमें पता था कि तुम जरूर भागोगी। हमें सिर्फ तुम्हारा पीछा करना था असली खूनी तक पहुंचने के लिए। इस पूरे साजिश की कुंडली हमारे हाथ लग चुकी है।
वो मेडिकल रिपोर्ट रवि की थी। उस फाइल में साफ लिखा था कि रवि को हड्डियों की एक खास किस्म की बीमारी है। और जो लाश हमें मिली थी उस लाश में भी वही बीमारी थी। वो लाश आलोक की नहीं, रवि की थी। अगर मरने वाला आलोक नहीं रवि था तो फिर आलोक कहाँ है? यही है। आइए आइए आलोक जी, चेहरा तो दिखाइए। मैंने ही प्लान बनाया था आलोक को मारने का, और इसमें मेरा बॉयफ्रेंड रवि भी मेरे साथ शामिल था। इसने जो मुझे मारने का प्लान बनाया था उसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने रवि को मार दिया। हवा में जब सोनाली ने मेरी चीख सुनी तो उसे लगा कि मुझे कुछ हो गया। और जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरे दो आदमी चिल्लाने लगे। सोनाली भागकर उन दो आदमियों के पास गई तो उसे मेरी लाश मिली, यानी कि रवि की लाश। उसके बाद मैंने पायल को मारने की कोशिश की, लेकिन ये बच गई। अब तुम्हारी कहानी सुनाइए पायल जी। सर, जब आपने मुझे वो दो आदमियों के स्केच दिखाए थे, मैंने उन्हें पहचान लिया था। मैंने रवि को कॉल करने की बहुत कोशिश की पर उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं समझ गई कि जिस प्लान में मैं आलोक को फंसाने की कोशिश कर रही थी, उसने मुझे उस प्लान में फंसा दिया। और तुम्हें मालूम था कि आलोक यहाँ फार्म हाउस में छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ आ गए उसको मारने के लिए। एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते हो, उसमें एक आदमी की जान भी लेते हो। वाह रे वाह, कमाल की जोड़ी है पति पत्नी की, कमाल की जोड़ी है। तुम्हारे जुर्म के लिए तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा। ये जीपीएस मुझे कहाँ लेके जा रहा है? Go straight for 3 hours and you will reach your destination. अरे अभी आधा घंटा पहले तो जीपीएस ने बोला था 3 घंटे, फिर से 3 घंटे। हेलो। हाय स्वीटी। हाय, मैं वही सोचूं 2 घंटे से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे यार, टांग खींच रही मेरी। नहीं नहीं, मैं अपने क्यूट से सोनू की टांग कैसे खींचूंगी? तो तुम मुझे सोनू बोल दियो ना, तो दिल में कुचू कुचू होता है। क्या होता है तुम्हारे दिल में? कुच्चू कुच्चू। हाँ? अरे सर, ये मेरा खबरी है, इससे जरा मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तुम्हारा खबरी? मैं भी तो देखूं। ओ स्नेहल, पंकज, ये कौन सा खबरी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अरे नहीं, रहने दो सर। मुझे ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिली थी सर, अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। हेलो। अरे नहीं, ये फ्रेंड सर। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, पंकज को एक इंपॉर्टेंट फोन आया है। पंकज को इंपॉर्टेंट फोन आया है ना, तो तुम वहां क्या कर रहे हो? चलो इधर आओ। और इंपॉर्टेंट काम दिया था, उसका क्या हुआ? 1 मिनट। हेलो। हाँ बेबी, सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। अच्छा, तुम पहुंचे कि नहीं होटल? होटल
यहाँ मैं पूना तक भी नहीं पहुंची, तुम होटल की बात कर रहे हो? क्या सुबह की निकली हुई हो यार? हाँ यार, पता नहीं मैं ये जीपीएस ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया है। मैं किसी कच्ची सड़क पर हूँ। अरे कच्ची सड़क पे क्यों जा रही हो? वो सीधा हाईवे लो ना। अरे मैं हाईवे से ही जाने वाली थी, पर जीपीएस ने दिखाया कि हाईवे पे ट्रैफिक है, सो आई थॉट शॉर्टकट ले लो। फंस गई यार। अरे तुम एक काम करो, रास्ते में कोई ना कोई होगा, उससे रास्ता पूछ लो ना। हाँ मैं किसी से पूछती हूँ। 1 मिनट होल्ड करना तुम। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रोड हाईवे पे कनेक्ट होगी या नहीं? जी होगी। कितना दूर है यहाँ से? हेलो स्नेहल। हेलो सर। क्या हुआ पंकज? स्नेहल। सर ये स्नेहल की गाड़ी है सर। आप लोग? सीआईडी। सर मैं इंस्पेक्टर महेश, पास के ही दिंडोशी थाने से हूँ। कुछ पता चला महेश? कुछ खास नहीं सर, लेकिन गाड़ी के पास से ही सड़क पे टूटा हुआ मोबाइल मिला। सर ये स्नेहल का है सर। तो बुरी तरह से चकनाचूर हुआ है, लगता है किसी गाड़ी से कुछ लग गया है। सर शायद मुजरिम किसी गाड़ी में आए होंगे और फिर स्नेहल को उसी गाड़ी में ले गए। सर ये लोग मेरे हाथ में एक बार आ जाए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सर सीधी सादी लड़की थी सर, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी सर। ठीक है, और स्नेहल को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। ये स्नेहल का बैग, पर्स, ये लैपटॉप जैसे कीमती चीज गाड़ी में ही है। सर ये जुर्म लूटपाट के इरादे से तो नहीं हुआ। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये स्नेहल पुणे जा रही थी तो फिर यहाँ इस रास्ते पे क्यों आए? मतलब ये रास्ता पुणे तो नहीं जाता? जीपीएस की वजह से सर, जीपीएस उसको इस रास्ते पे ले आया। जीपीएस गलत रास्ते पे ले आया? ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली क्या हुआ, जीपीएस ने हाईवे पे ट्रैफिक जाम दिखाया था, इसलिए उसने ये दूसरा रास्ता ले लिया था। ओह, मतलब ये स्नेहल किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है। आधारी का कुछ मिला घर में? कुछ नहीं मिला और ना ही मिलने की कोई गुंजाइश है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? तुमको इस गाड़ी में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है? ये केमिकल जैसे कुछ गंध तो है। एग्जैक्टली, केमिकल ही है। मुजरिम ने निकलने से पहले इस गाड़ी की अच्छी खासी सफाई की है, जिम्बो कुलुक्सी नाम के केमिकल के साथ। अब इस गाड़ी में से ना तो कोई उंगली के निशान मिलेंगे और ना ही डीएनए। काम किसी प्रोफेशनल का है। सर अगर खूनी प्रोफेशनल है तो उसे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा सर। पंकज, तुम्हें कुछ वक्त के लिए भूलना होगा कि स्नेहल तुम्हारी दोस्त है, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह सोचो। राइट सर। स्नेहल की मॉम डैड, आंटी। पंकज बेटा, कुछ पता चला? आंटी आप फिक्र मत करिए, सर हमारी पूरी टीम है, हम स्नेहल को ढूंढ लेंगे। सुबह सुबह जब घर से निकली थी बहुत खुश थी, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना, मैंने उसे कहा भी कि पूना जा रही हो तो ट्रेन में चली जाना, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। ये स्नेहल पुणे जा रही है, ये कौन कौन जानता है? हम घर वालों को और उसके कुछ दोस्तों को। पुणे में कौन सी कंपनी में जा रही थी ये जॉब इंटरव्यू देने? ओके टेक, वहां से किसी रोहित का उसे फोन आया था। रोहित? तो आप लोगों के अलावा ये रोहित जानता था कि स्नेहल पुणे आ रही है। बस ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए सर, बहुत मदद हो जाएगी। हेलो सर, मैं हूँ रोहित, इस कंपनी का एचआर मैनेजर। रोहित, स्नेहल नाम की एक लड़की तुम्हारी कंपनी में आने वाली थी ना जॉब इंटरव्यू के लिए आज? जॉब इंटरव्यू के लिए? नहीं तो। नहीं तो का क्या मतलब है?
ये ईमेल आपकी कंपनी ने ही भेजा ना? ये तो हमारी कंपनी का ईमेल एड्रेस ही नहीं है, किसी ने नकली ईमेल से शायद इन्हें बेवकूफ बनाया। क्यों, ऐसा तो नहीं कि अब तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? हाँ? सर ये देखिए मेरा कार्ड, इसमें कंपनी का ईमेल आईडी साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी के बॉस से भी मिलवा सकता हूँ। हमारी कंपनी की सभी पोजीशंस फुल हैं और यहाँ पे किसी भी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है। सर मतलब ये ईमेल भी उन्हीं अपराधियों ने भेजा। बहुत लंबी प्लानिंग की थी किसी ने। जो कोई भी है स्नेहल के बारे में बहुत कुछ जानता है। पंकज, जरा ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ, क्या स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर। जरा याद करके बताओ, कभी तो उसने बताया होगा ना कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, हैं? याद करो। देखो यार पंकज, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कभी न कभी किसी से मनमुटाव नहीं हुआ हो। छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा यार किसी से। सर छोटा मोटा झगड़ा उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ होगा सर, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई सर कि उसे कोई उठा के ले जाए। और सर स्नेहल के घर पे किसी किडनैपर का फोन भी नहीं आया पैसे मांगने के लिए। सर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है सर। अगर कोई पैसा मांगेगा तो वो लोग दे भी नहीं पाएंगे सर। पंकज, तुमने कहा कि जीपीएस ने उसे गलत रास्ते पे भेज दिया ना, और जीपीएस पे उसे पता चला कि ट्रैफिक जाम है एक्सप्रेसवे पर, है ना? यस। लेकिन सर ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया कि हाईवे पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। वही तो, इसका मतलब है जीपीएस ने उसे गलत जानकारी दी। सर जीपीएस गलत जानकारी कैसे दे सकती है सर? आजकल तो हर दूसरा इंसान जीपीएस यूज करता है। प्रॉब्लम जीपीएस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल ये जिस तरह से कंप्यूटर, मोबाइल फोन और लैपटॉप हैक होते हैं, उसी तरह से जीपीएस को भी हैक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है यार। कोई अपराधी इतनी प्लानिंग करता है तो फिर उसके लिए तो जीपीएस हैक करना मामूली बात है। सर पिछले 6-7 महीनों में कुछ और ऐसे लोग हैं जो स्नेहल की तरह गायब हुए हैं। इनको भी गाड़ी में से किडनैप किया गया था और वो केमिकल भी छिड़का गया था गाड़ियों के अंदर ताकि सारा सबूत मिट जाए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? अरे ये लोग अब तक मिले ही नहीं। पंकज ऐसे घबराओ मत, समझे? स्नेहल को हम ढूंढ कर लाएंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। पूर्वी देखो, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर समीर वो इस केस को हैंडल कर रहा है, बुलाओ उसे ब्यूरो में। सर गायब हुए सभी लोगों को एक ही तरीके से गायब किया गया है। पहले उन्हें नौकरी या किसी फ्री गिफ्ट का लालच देकर बुलाया गया, फिर जीपीएस हैक करके उनको कार से उठाया गया, उसके बाद वो केमिकल डाला गया ताकि किसी को कोई सुराग न मिल सके। समीर ये सब हमें भी पता चल चुका है, कोई नया सुराग मिला है, कुछ नई चीज जिससे हम मुजरिमों के करीब जा सके। सर पिछले महीने कुछ ऐसा ही सुराग हाथ लगा था मुझे। रुको साहब, यही रुको, यही। किधर है? वो सर उस पेड़ के नीचे। क्या हुआ, चलो? नहीं साहब आप जाइए। अरे घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं साहब मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा वो जगह कहाँ है? वो सब वहाँ पेड़ के नीचे। लाओ मुझे दो। क्यों यही जगह है? हाँ साहब।
गायब हुए लोगों में से एक की लाश को तेजाब डालकर पूरी तरह से जला दिया गया था। ये आपको कैसे पता चला कि मरने वाले लोग इनमें से कोई एक है? कोई और भी तो हो सकता है। डेंटल रिकॉर्ड से यह साबित हो चुका है कि वो लाश विक्टिम नंबर 4 ऋचा कुमार की है। फिर बाकी लोग जो गायब हुए उनका क्या? नहीं सर, किसी का कुछ पता नहीं चला। और ऋचा के साथ जैसा हुआ है उसे देखकर ये लगता नहीं है कि उनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। तो सर स्नेहल भी नहीं बचा। पंकज, स्नेहल को मार डालेंगे सर। पंकज रेडी, ले जाओ इसे बाहर। पंकज आजा। सर हो सकता है ये किसी सीरियल किलर का काम, शायद। नहीं पूर्वी, लगता नहीं किसी सीरियल किलर का काम है, क्योंकि नॉर्मली सीरियल किलर्स की एक पैटर्न होती है, एक डेफिनेट पैटर्न होती है खून करने की, जान देने की, यू नो। नहीं, पता नहीं क्यों, पर सीरियल किलर नहीं लगता ये देखो, ये जो भी है ये तो किसी को भी मार रहा है, फिर चाहे वो लड़की हो, औरत हो या कोई मर्द हो। ये देखो, ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट है, उम्र का भी कोई लिहाज नहीं, कोई और ये है। ये देखो, ये नताशा बेचारी। अरे ये नताशा के साथ जब ये हादसा हुआ तब उसके साथ कोई बॉयफ्रेंड भी था उसका, कुलदीप नाम है उसका। जी सर, मैंने उसे 3 बार पूछताछ की, फिर लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। कुलदीप? सब मेरी गलती है, मुझे नताशा को उस दिन कार में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सब कुछ शुरू से बताओ, पूरी बात डिटेल में। सर, नताशा MYB कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी। तभी एक दिन अचानक उसे किसी बहुत बड़ी कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर आया। सर एक मिनट। सर, पहली नौकरी में नताशा को सैलरी कितनी थी? सर 20,000 रुपए। और इस नौकरी में 1 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि अचानक कोई इतनी बड़ी नौकरी क्यों देगा? सर अजीब तो लगा था सर, लेकिन हम लोगों ने सोचा शायद इसे किस्मत का खेल कहते हैं, और मैंने अपनी गाड़ी उठाई, नताशा को इंटरव्यू लिए छोड़ने चले। ये कौन से रास्ते पे आ गए हम, साथ साथ गाड़ी में। कुलदीप यार, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, तुम गाया मत करो, कितना बेसुरा गाते हो यार। अरे बाबा, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग कहाँ आ गए। ये रास्ता तो कभी देखा नहीं मैंने। तुम ना सिर्फ GPS फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अरे यार, हम यकीनन गलत रास्ते पे आ गए। मैं काम करता हूँ, ट्यूटर्न लेता हूँ, और जो रास्ता हमें पता वहीं से चलते हैं। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? लगता है पंचर हो गई है। ओह नो यार, दोनों टायर पंचर हो गए। एक होता तो बदल देता। अब क्या करें यार, यहाँ टैक्सी ऑटो कुछ नहीं मिलेगा। भैया भैया भैया, एक मिनट, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? हाँ है ना, आगे 2 किलोमीटर आगे पे ही है। क्या हुआ, पंचर हो गया क्या? हाँ यार, मुझे छोड़ दोगे वहाँ तक? छोड़ तो दूंगा, लेकिन 50 रुपए लूंगा। अरे 100 ले लेना यार, चलो। अरे कुलदीप, तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। लव यू जान। 10 मिनट तुम अंदर बैठो, बाहर मत निकलना, मैं बस यूं गया और यूं आया। चलो चलो। उसने मुझे कहा भी था उसको अकेला छोड़ के ना जाऊं मैं। आज मैंने उसकी बात सुन ली होती। उसके बाद मैकेनिक को लेके तुम वहां पहुंचे और वहां पे नताशा नहीं थी? नहीं सर। सर, ये बाइक वाला मिला हुआ लोगों के साथ। हो सकता है। तुमने उस बाइकर का चेहरा देखा, कुछ याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहन रखा था। अच्छा, वो बाइक का नंबर याद है? नहीं सर, उस समय सिर्फ मुझे नताशा को इंटरव्यू में छोड़ने की जल्दी थी, इसलिए नहीं देख पाया। अच्छा, ये नताशा कोई डायरी वायरी कुछ लिखती थी? मेरा मतलब है रोज का दिनचर्या या फिर मीटिंग्स के शेड्यूल्स। डायरी तो नहीं है, लेकिन हाँ लैपटॉप जरूर है जिसमें वो अपनी जरूरी चीजें लिखा करती थी।
जरा खोलो सर। पासवर्ड 20/04/1987। ये नताशा? हाँ जी सर। ये वारदात हुई थी 6 मार्च को। देखना जरा वारदात से पहले कहाँ गई थी वो, उसका शेड्यूल चेक करो। सर 3 मार्च को नताशा जेडी लैब्स गई थी ब्लड टेस्ट कराने। हाँ तो सर 1 हफ्ते पहले स्नेहल भी वहां गई थी जेडी लैब्स। इतनी बोरिंग फिल्म दिखाई तुमने मुझे, मालूम है सर दर्द हो रहा है। हाँ फिल्म कहीं से भी बोरिंग नहीं थी। अरे इतनी बोरिंग फिल्म थी। मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं वहाँ पे। और नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकती, तुम खा लो। मुझे 12 आवर्स की फास्टिंग करनी है, कल मेरा ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट? क्या हो गया तुमको? रिलैक्स, इट्स जस्ट अ ब्लड टेस्ट, नॉर्मल रूटीन चेकअप। अरे यार तुम डरा देती हो। ब्लड टेस्ट? अच्छा, ब्लड टेस्ट से डर गए? अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे तुम? तो दूसरी आ जाएगी ना? क्या दूसरी? अरे नहीं, दूसरी? अरे कहाँ से? कहाँ अरे से? मारो मत यार। दूसरी? अरे यहाँ मारो मत, यहाँ पे मेरी बहुत इज्जत है। अरे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसका शक था वही हुआ। सभी विक्टिम्स ने गायब होने से ठीक पहले ब्लड टेस्ट करवाया था, उसी जेडी लैब से। जेडी लैब से? चलो एक कड़ी तो मिल गई। और सर जिन लोगों को चुना गया था उन्हें एक खास ईमेल आया था टेस्ट के कुछ दिन पहले। कैसा ईमेल? सर ईमेल में लिखा हुआ था कि वो ये सारे टेस्ट 500 रुपए के अंदर कर सकते हैं। सर ऐसा ईमेल तो स्नेहल को भी आया था। क्या 500 रुपए के अंदर तो आजकल एक टेस्ट भी मुश्किल से होता है। बस जरा देखो क्या टेस्ट। हाँ देख लिया। यार ये तो पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है टेस्ट की। ये 500 रुपए में हो ही नहीं सकते हैं, कम से कम 15-20 हजार रुपए लगेंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है सारुण के। इसका तो एक ही मकसद हो सकता है कि टेस्ट करना और लोगों को चुनना, तंदुरुस्त लोगों को चुनना और फिर उन्हें अगवा करके मार देना। पर क्यों मार देना? सर आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। 500 रुपए में ये सारे रिपोर्ट्स आ ही नहीं सकते। वही तो हम भी कह रहे हैं, इतने सारे टेस्ट 500 रुपए में कैसे हो सकते हैं? ये लैब इतनी दयालु कैसे हो गई कि इतने कम दामों में ये सारे टेस्ट करने लगी? सर हमने ऐसी कोई मेल भेजी ही नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, सच यही बताओगे या कोई और नुस्खा आजमाना पड़ेगा हमें? एक मिनट सर, आप इस तरह गलत इल्जाम लगाकर हमें धमका नहीं सकते। आप जिनके नाम दे रहे हैं वो लोग हमारे लैब में आए ही नहीं थे। ये देखिए, ये हमारे रिकॉर्ड। हम जानते वो नहीं आए थे। उनके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे लैब से होम टेक्नीशियंस गए थे उनके घर पे ब्लड सैंपल लेने के लिए। बुलाओ सबको। ये लिस्ट देख के बताइए, आप लोगों में से कौन इन लोगों के घर गया था ब्लड सैंपल लेने के लिए? मैं नहीं गया था सर। मैं भी नहीं गया था सर। मैं भी नहीं गया था सर। कोई नहीं गया था तो ब्लड सैंपल अपने आप उनके घर से उड़ के यहाँ लैब में आया था? हाँ? ये खुसुर फुसुर करना बंद करिए, जरा जोर से बोलिए या फिर सीआईडी ब्यूरो चल के बात करें। सर एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, हम विक्टिम के घर नहीं गए थे, बल्कि वो लोग यहाँ आए थे टेस्ट करवाने के लिए। मगर उस दिन नहीं जिस दिन आप कह रहे हैं। अब ये देखिए, महीनों पहले आए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वो सारे रिपोर्ट्स के लिए नहीं। आधा सच तो आपने बोल दिया है, आप पूरा सच बोल दीजिए। क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कह तो रहे हैं कुछ नहीं किया है, जरूर किसी ने नकली ईमेल भेजा है हमारे नाम से। मगर उस नकली ईमेल भेजने वाले को ये कैसे पता चला कि तुम्हारी लैब में कौन कौन पेशेंट्स आए हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए? इसका मतलब कोई तो है यहाँ इस लैब में जो उन मुजरिमों को ये डिटेल दे रहा था। क्यों? अच्छा ये बताइए, ये जितने लोग गायब हुए हैं उन सबकी जो ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोई कॉमन बात है? कोई कॉमन एक सी बीमारी हो या फिर ब्लड ग्रुप एक हो? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं था। सबके ब्लड ग्रुप एकदम अलग अलग थे। कोई बीमारी भी नहीं थी। मतलब सबकी सेहत अच्छी थी? बोलिए पंकज,
सबको गाड़ी में बिठाओ, ब्यूरो ले चलो इन्हें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मैं सच कहता हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। सर मैंने भी कुछ नहीं किया सर। नहीं सर, इनमें से तो कोई भी नहीं है जो उस दिन घर पे ब्लड लेने के लिए आया था। आपने ठीक से देखा? हाँ, पूरा यकीन है आपको कि इनमें से कोई नहीं था? नहीं सर, क्योंकि वो आदमी ने टोपी लगा रखी थी। सर जेडी लैब्स के बाकी के एम्प्लॉयज की कुंडली निकाली है जिन पे हमें शक है। अच्छा, कौन कौन है? एक नहीं सर, 4 ऐसे लोग हैं जिन पे शक ही शक किया जा सकता है। अच्छा सर, सबसे पहला संतोष। इसकी बीवी 8 महीने से हॉस्पिटल में थी और इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। पता नहीं अचानक इसकी कौन सी लॉटरी लग गई कि इसने सारे पैसे देकर अपनी बीवी का इलाज कर लिया। अच्छा। और सर ये दूसरा जतिन है, 8 महीने पहले जेडी लैब पे इसकी नौकरी लगी हुई थी और ये सारे हादसे शुरू हुए 7 महीने पहले। मतलब इसके नौकरी ज्वाइन करते ही ये सारे हादसे शुरू हो गए। बाकी दो? सर सिद्धेश और मालिनी, इनकी सैलरी 18 और 20,000 है, मगर फिर भी पिछले 6 महीनों में ये 2 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं। अच्छा, संतोष, जतिन, सिद्धेश और मालिनी। लगता है फिर से जेडी लैब्स जाना पड़ेगा। हाँ, मैं गया था यूरोप छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन वो पैसा किसी गलत काम से नहीं आया था। मेरे चाचा मेरे लिए 25 लाख रुपए छोड़ के गए थे अपनी वसीयत से। और मालिनी जी, आप भी यूरोप घुमाई तो आपके लिए भी कोई वसीयत में कोई छोड़ गया था क्या कुछ? नहीं सर, दरअसल मैं सिद्धेश के साथ ही गई थी। सिद्धेश के साथ? एक्चुअली मालिनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह, लव स्टोरी। हाँ, मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया, मगर कोई गलत काम करके नहीं, उसके जेवर बेचकर। और तो और मेरा तो घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं उसके पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको। हाँ सर, संतोष तो सुबह से शाम तक ऑफिस में ही रहता है। ये कब जाएगा किसी का ब्लड सैंपल लेने? और जतिन? जतिन तो बहुत कम ऑफिस आता है, तभी आता है जब कोई जरूरी काम हो। अच्छा, तो तब ये हमारा आदमी हो सकता है। कि जतिन कहाँ मिलेगा? मैं वादा करता हूँ सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये कस्में वादे सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, समझे? हमारे काम के नियम तो पता है ना तुम्हें? सर मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा सर, मैं देश ही छोड़ दूंगा। वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे सर प्लीज सर। जतिन, अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। जब जिसकी आंख बंद होनी है तो वो तो होनी ही है, समझे? जतिन, सर वो आ रहा है सर। सर अंदर कुछ चल रहा है। जतिन, जतिन, ओह नो, जतिन, जतिन, क्या हुआ? हाँ तो ठीक हो? किसने किया ये? किसके लिए काम करते हो तुम? बोलो। वो आप सब देख सकती है, हाँ? सब कुछ देख सकती है। जतिन,
ओह, वो आंख सब देख सकती है। सर, सर शायद इस हार्ड डिस्क से कुछ पता चल जाए। बॉस, मिर्करी डेंथोनिल नाम के जहर से मरा है ये जतिन। मिर्करी डेंथोनिल? यार ये तो वही जहर है ना जो किसी के शरीर के अंदर चला जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है आदमी। हाँ सर, बहुत ही खतरनाक जहर है। और ये जहर बहुत ही खुफिया तरीके से छिपा करके रखा गया था इसकी इस अंगूठी में। बॉस, ये इस अंगूठी में छिपा करके रखा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये छोटी सी पिन, इस सुई पर था वो जहर, और ये इस अंगूठी में। अब बॉस, इस अंगूठी पर ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है। ये और जैसे ये सुई इसके उंगली पे लगी, देखते ही देखते पूरे शरीर में ये जहर फैल गया। लेकिन सर, जतिन अपने आप को मारेगा क्यों? जतिन को पकड़े जाने का डर था। एक बात तो पक्की है कि जतिन अपने बॉस से, जिसके लिए वो काम कर रहा था, उससे बहुत डरता था। वो इतना डरता था कि जब इसे पता चला कि हम इसे पकड़ने आ रहे हैं तो इसने खुदकुशी कर ली ताकि इसके जरिए हम उसके बॉस तक ना पहुंचे। समझे? ये मामला सिर्फ किडनैपिंग और सीरियल किलिंग का नहीं रहा, ये बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा चक्कर, जिसमें कोई बड़ी गैंग इन्वॉल्व है। कोई बड़ी गैंग, वो गैंग जिसकी निशानी है आंख। सर, हाँ सर, लैपटॉप में कुछ नहीं मिला। सारी फाइल्स खुद ब खुद डिलीट हो गई, ऑटो डिलीशन की वजह से। और हार्ड डिस्क? सर, हार्ड डिस्क भी डैमेज हो गई थी सर, मगर एक लिस्ट हमने रिकवर कर ली है। हाँ सर। अरे, इसमें तो 100 से भी ज्यादा नाम है। सर, स्नेहल के साथ और जितने भी लोग गायब हुए थे सर, सब उस लिस्ट में। मगर सर, किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। जरूर ये लिस्ट जतिन ने जेडी लैब में से चुरा कर अपने बॉस को दे दी, पर कौन हो सकता है इस लिस्ट में से जिसकी मौत का नंबर आ गया है? कौन हो सकता है? एक काम करो, इसमें जितने भी नाम हैं, जितने भी लोग, इन सबको फोन करो, सतर्क करो उनको बोलो उनकी जान को खतरा है। क्या? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई सीआईडी से बोल रही हूँ। आपकी जान को खतरा है, इसलिए जब तक हम ना कहें आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। क्या? नौकरी का बुलावा? मत जाना अलीशा। पर मैं तो निकलने ही वाली हूँ। नहीं, घर से मत निकलना। अलीशा, अलीशा, हेलो 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 अलीशा। क्या हुआ फ्रेडी? हेलो फ्रेडी, क्या हुआ? सर, आलिशा नाम की एक लड़की को नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा आया था। अब उसका फोन बंद आ रहा है सर। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? अलीशा? जी, आप कौन? सीआईडी। ओ माय गॉड, मतलब मुझे जो मॉडलिंग ऑफर मिला था वो झूठा था। वो लोग मुझे किडनैप करने वाले थे। हाँ, पर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अलीशा अब इंटरव्यू के लिए जाएगी भी और उसे कुछ होगा भी नहीं। नहीं सर, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी सर। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम नहीं जाओगी, कोई और जाएगा अलीशा बनके।
एक्सक्यूज मी। यस। एक्चुअली मैं रास्ता भटक गई हूँ, वो जीपीएस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? आपको जाना कहाँ है मैम? मुझे यहाँ तक, मैं अभी बताती हूँ। ये क्या किया तुमने? अलीशा के बजाय किसी और को लेकर आ गए? अरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती? कार भी अलीशा की थी और मोबाइल भी उसी का था। तो अलीशा का ब्लड ग्रुप कहाँ पे है? तेरी खबर तो बॉस ही लेंगे। हेलो ब्यूटीफुल, मुझे ढूंढ रही थी क्या? लो मैं आ गया तुम्हारे पास। हाँ चलो। भागने की कोशिश, ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ क्या हुआ? तुम लोग क्या मक्खी मार रहे थे क्या रे? वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया। तलाशी लो इसकी बराबर से। बॉस, जूते में क्या है? खुद ही देख लो। निकालो। निकाल। कितना टाइम लगाता है रे तू? हाँ ओए, क्या हुआ भाई? ट्रैकिंग डिवाइस। तुम लोग ने ठीक से चेक नहीं किया था क्या? नहीं। और तू हीरोइन, कौन है तू? तुम लोगों की मौत। अच्छा, सीआईडी। ओ भागो! पूर्वी? सर उस तरफ भागा। स्नेहल! चलो जल्दी। कोई है? मारो मारो जल्दी। आइए बाहर आइए, आइए जल्दी, इस तरफ, संभाल के। मुझे लगा मैं यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। पागल हो गया? तुम कहीं नहीं होती ना, मैं तुम्हें बचा के ले जाता। तुम इतना पसंद करते हो मुझे? 10 किलो कम हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते। पागल। चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो।
इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं देंगे। बोला वो क्या रहा था यहाँ पे? किसके कहने पे कर रहे थे तुम ये सब? हम जिसके लिए काम करते हैं ना, तुम उसके बारे में कभी जान नहीं सकते। उसकी आंखें तुम्हें देख सकती है, लेकिन तुम उसे कभी नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते? हाँ। शरीर के पुर्जों के लिए लीवर, किडनी, वो क्या है ना, आजकल हर चीज ट्रांसप्लांट हो जाती है ना। क्या इंसान की शरीर की अंगों की तस्करी का इतना बड़ा व्यवहार चल रहा है? हाँ, जेडी लैब्स जैसे और भी लैब्स है जहाँ से हम लोगों के डाटाबेस चुराते हैं और उनमें से सेहतमंद लोगों को चुनते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स बेच के करोड़ों रुपए हम विदेशी से कमा सके। किन विदेशियों को? किन विदेशियों को? दुनिया भर के विदेशी एक खास वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पे इंसान के शरीर की अलग अलग पुर्जों की नीलामी होती है। एक बार पैसे हमारे अकाउंट में आ जाए तो क्लाइंट के ब्लड ग्रुप वाले इंसान को हम ढूंढते हैं उस लिस्ट में से। उसके बाद उनको 500 रुपए का टेस्ट वाला मैसेज भेजते हो ताकि ये पता कर सको कि उनका गुर्दा, लीवर या फिर दिल तुम्हारे क्लाइंट से मैच होता है या नहीं। हा? बिल्कुल ठीक। मैच होने के बाद हम उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी एक मक्खी को लालच के जाल में फंसाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी बेशर्मी से हंस रहा है? अपने किए पे जरा भी शर्मिंदा या पछतावा नहीं हो रहा तुम्हें? हंसी तो मुझे तुम लोगों पे आ रही है सीआईडी। मुझे पकड़ने से तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमारे से ऑर्गन गैंग को पकड़ना ऐसा है जैसे समुंदर में से एक लोटा पानी निकालना। अच्छा, पहले ये बता तेरा बाप कौन है? मारो मुझे। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा पकड़ा गया ना तो मेरा बॉस, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सबको मार देगा वो। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे इस धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। बॉस, एक बुरी खबर है। हमारे ऑर्गन गैंग वाली आंख सीआईडी वालों ने बंद कर दी है। मगर इससे पहले रणवीर सीआईडी वालों के हाथ लग पाता, उसने अपनी जान दे दी। सीआईडी वालों ने हमारी 1000 में से एक आंख बंद कर भी दी तो क्या? वो एक आंख बंद करेंगे तो उसके जवाब में हम 100 आंखें और खोलेंगे। अब आएगा मजा खेल का।